नमस्कार। यूट्यूब चैनल लिटकेन 2020 पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप जानते हैं हम किसी न किसी साहित्यकार को आपसे रूबरू करवाते हैं। विश्व के कोने-कोने में बसे हुए साहित्यकारों को, भारत में बसे हुए साहित्यकारों को और उन विशिष्ट साहित्यकारों को आपसे हम समय-समय पर रूबरू करवाते रहे हैं और हम आगे भी उनको करवाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, यूँ कह सकते हैं हम। अपने आप में उनका नाम बहुत बड़ा परिचय है। उपन्यास, कहानी और अन्य विधाओं से जुड़ी हुई मैत्रेयी पुष्पा जी आज हमारी इसकी मेहमान हैं। इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप अवस्थी और निशा शर्मा बरेली से हैं। अवस्थी जी को आप जानते हैं, भाई अवस्थी जी अजमेर से हैं। तो हम सीधा रुख करते हैं, इन सभी से मुलाकात करवाते हैं आपको। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए ये अगर आज हम बात करते हैं तो मैं शुरू करती हूँ। अगर उपन्यासकारों की हम चर्चा करें तो कुछ नाम जो सरलता के पर्यायवाची होते हैं और सहज ही अपना नाम उस स्थान पर लिख देते हैं, उन्हीं में से एक हैं वो कोहिनूर जिन्होंने हम सभी को दिया है बेतवा बहती रही, नमस्ते संथर, झूठा नट, त्रियाहट, गुड़िया भीतर गुड़िया और ऐसे अनेकों अनेक उपन्यास जिनका अगर मैं नाम लूं तो शायद अभी एक पंक्ति और लिख दूं। तो उसी की ये श्रृंखला को लेते हुए मैं आज की शाम समर्पित करती हूँ परम आदरणीय श्री मैत्रेयी पुष्पा जी को। नमस्कार मैडम, आपकी कृतियां आपका व्यक्तित्व की तरह ही सहज ही सबको लुभाता है और मैं बात करूं अगर 21वीं सदी की तो सभी स्त्रियां आपको बहुत पसंद करती हैं। आपकी भाषा, आपकी विनम्रता सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने अपने घर को सुंदरता से संभालते हुए आगे बढ़ाया, उसी प्रकार अपने आप को लेखन में भी आगे बढ़ाया और जीवन के मूल्यों को समाज से जोड़ते हुए अपने आधार स्तंभ को उससे जोड़ा। ऐसा काम सहजता से कैसे किया आपने? देखो, शुरुआत में तो एक जो लड़की होती है तो अगर वो पढ़ती है, जो कि मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे पढ़ाई के साधन बहुत मुश्किल से मिले। कहीं घर गांव से दूर जा जाके पैदल भी गए, बस से भी गए, जो भी साधन मिला हमने पढ़ाई की। तो एक तो वो अनुभव है मेरा जो शायद दूसरे लोगों को अलग लगता है, क्योंकि गांव से एक लड़की का होना और जहाँ सड़क भी ना हो वहाँ से आना जाना और पढ़ाई करना जब मुश्किल होता है लड़की के लिए खास तौर से, और ना इतनी छूट मिलती है। लेकिन मेरे घर से मुझे छूट मिली थी। तो ये संभव इसीलिए पूछा है आपने। पहले तो मैं शिक्षा का ही बताती हूँ कि शिक्षा संभव इस तरह हुई कि अपने गांव में स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, तो दूसरों के घर भी रहे, दूसरों के काम भी किए, क्योंकि अपने घर कोई ऐसे मुफ्त में नहीं रखता है, और पढ़ाई की। तो मैं अपनी माँ की अकेली संतान, मेरे पिता नहीं थे, न मेरा कोई भाई। तो मेरी पढ़ाई जरा मुश्किल पड़ी। खैर ये तो पढ़ने की बात हो गई। लेकिन जो मैं आपसे आज जुड़ी हूँ जिसकी वजह से, साहित्य की वजह से, तो क्या था कि मुझे साहित्य तो जानती नहीं थी जब, लेकिन कविताओं में, कहानियों में बहुत रुचि थी, खासतौर से कविता में। मैं कविता याद कर लेती थी, पूरी रट लेती थी। और एक और बात है कि मैं झांसी में रही जब, तो वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त तो थे ही, उन्हीं की वजह से जब नुमाइश वहाँ होती थी तो बहुत कवि आते थे, नीरज भी आते थे, बच्चन भी आते थे सब। मैं रात भर जग के वहाँ पे बैठी रहती थी और उनकी कविताएं सुनती थी। मैं बहुत कविता से प्रभावित थी और उसका प्रभाव ये हुआ कि मैंने लाइब्रेरी में जाना, जब और लड़कियाँ या और लड़के, मैं को एजुकेशन पढ़ी हूँ हमेशा, जब जैसे छुट्टी हो जाती है किसी किसी दिन, हाफ डे हो जाता है, तो जब वो पिक्चर चले जाते थे या कहीं भी चले जाएं घूमने,
मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी और मैं ये सब निकाल के पढ़ती थी। नीरज का, बच्चन का, मैथिलीशरण गुप्त और जितने जो भी मुझे दिखाई देते थे वहाँ, मैं सबको पढ़ती थी। तो मेरा रुझान इस तरह से आप मान सकते हैं, जब मैं साहित्य नहीं जानती थी, मैं ये कविता ही जानती थी, कविता कहानियाँ, तो मेरा रुझान इस तरह हो गया। और मन में फिर ये भी आता है ना, जो इस तरह से पढ़ता है, कि कभी हम भी लिखेंगे, हमें इतनी योग्यता तो है नहीं, हम कैसे लिखेंगे। तो ये एक बीज पनप गया वहाँ से। और एक ये अपने जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहाँ का वातावरण भी होता है। झांसी का वातावरण था कि वहाँ वृंदावन लाल वर्मा थे उस वक्त पे, मैथिलीशरण गुप्त थे, वो कॉलेज में आते थे, तो हमें भी लगता था कि काश हम कुछ लिखेंगे ऐसे। तो ये है, मैं कहना चाहती हूँ साहित्यकारों से कि वो ऐसे जनता से जुड़ें। भाई जो कवि और लेखक तो वहीं से आते हैं ना बन के, नए जो होते हैं वो वहीं आप ही को देख के प्रेरित होते हैं। तो जनता से जुड़ना चाहिए, उनको जहाँ भी मौका मिले जरूर जुड़ना चाहिए, वरना हमसे ना जुड़ते वो लोग तो हम तो कभी आपके सामने नहीं होते ऐसे। तो बात ये थी। जो पूछी आपने, तो बस एक रुझान था, पढ़ाई भी की। लड़कियों का कॉलेज या स्कूल मिला नहीं कभी, लड़कों में ही पढ़ाई की। उसका फायदा ये हुआ कि पुरुषों से कभी झिझक नहीं हुई, क्योंकि जब हम लड़की को बचाते हैं ना, कह रहे वहाँ लड़के हैं, बात मत करना, ये मत करना, ये गलत होता है। मुझे ऐसा कोई रोक टोक नहीं थी, मैं लड़कों के साथ पढ़ती थी, लड़कों के साथ खाती थी, लड़कों के साथ पिक्चर भी जाती थी। तो मेरी माँ जो है, मेरे पिता तो थे नहीं, पिता होते तो शायद रोकते, माँ ने रोका नहीं कभी। इस तरह से मैं एक ऐसा जीवन जिया जो लड़की का तो होता है मगर लड़के का जैसा भी होता है। तो ये सब कारण थे, इसीलिए साहित्य भी हमारे लिए वो रहा कि कोई रोक टोक नहीं रही, तो साहित्य से भी जुड़ गए। मैं यहाँ बीच में बताना चाहूंगा हमारे पूरे देश के जुड़े हुए श्रोताओं को, ऑडियंस को, कि मैत्रेयी जी देश के, मैं पुरुष स्त्री को विभाजित नहीं कर रहा, देश के जितने भी ख्याति नाम लेखक हैं वर्तमान में, उनमें टॉप 5 में जिन्हें हाईएस्ट रॉयल्टी मिलती है उसमें आती हैं पूरे देश में। किताबों की सफलता है, ईमानदारी है और सच्ची भाषा में दिल से लिखा गया लेखन है जो स्त्री पुरुष दोनों को छूता है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा आगे, मुंबई कोविड काल से पहले एसएनडीटी या मुंबई विश्वविद्यालय में इनका व्याख्यान हुआ था और एक गई थी, हफ्ता भर हुआ था, मैं वहां पहुंचा हुआ था। तो में इनकी बहुत चर्चा थी, बहुत चर्चा थी। और एक लेक्चर मुझसे कहा कि हमने तो रोका कि इनको सुनने मत जाओ वरना आप बिगड़ जाओगे, लेकिन फिर भी पूरा हॉल खचाखच भर दिया था। ये इनका वक्तव्य का जादू है, इनकी ईमानदारी का और इनकी बातों का। निशा जी। जी, जी, जी सर। मैम बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। मेरी भी मैम से जब बात हुई मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने सहज भी हो सकते हैं क्या जीवन में। बहुत सुंदर बातचीत। मैं तो जब भी मैम से बात करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ मैम आप बहुत ही प्यारी हैं। मैम बहुत ही प्यारी लगी मुझे तो। मैम इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो आपकी 2 आत्मकथाएं आई हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, जो बहुत ही चर्चित रहीं। तो आप अपनी किताबों के जो विषय हैं वो किस आधार पर चुनती हैं? क्योंकि इनके काफ़ी अनेक अनुवाद भी हो चुके हैं और बाद में जो आपके विषय आए, जो किताबें आई वो और भी ज़्यादा चर्चित रहीं। तो विषय चुनने के लिए क्या आपको उनके पास जाना पड़ता है या विषय स्वयं आ जाता है आपके पास? एक जीवन होता है और एक माहौल होता है। तो जीवन जिस माहौल में पनपता है उस माहौल का असर तो जरूर आता है। मेरा बुंदेलखंड रहा, वहीं रहा, वहाँ जो बुंदेलखंड इंटीरियर है वहाँ डाकू वाकू भी होते थे उस वक्त। तो हम उन बिहड़ों में भी घूमते थे, जाते थे, क्योंकि रिश्तेदारियां थी वहाँ पे तो जाना तो पड़ेगा। तो वहाँ के भी अनुभव मुझे मिले। कई बार डाकू भी मिल गए और उनसे भी बात हुई। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो जो डाकू मिले मुझे,
तो वो कहने लगे कि आप अपनी कौन सी किताब लाई हैं हमारे लिए। मैंने कहा किताब आपके लिए, आप तो बंदूक रखते हैं। कहते नहीं, हमारे पास मधुशाला है, आप तो जानती होंगी। मैंने कहा मधुशाला, कि हाँ। वो बड़ा मेरा मतलब अजीब सा अनुभव था कि डाकू लोग मधुशाला पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये होता है लेखन में भी यही होता है, जो हम किसी से उम्मीद नहीं करते और वहाँ वो चीजें घटित हो जाती हैं। जब हम उनको लिखते हैं तो जो पाठक होते हैं उनको अलग से आनंद आता है। यूं तो सभी का जीवन चल रहा है, रोज हम खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन ऐसे जो घटती हैं घटनाएं या ऐसा जो माहौल मिलता है, तो मुझे बुंदेलखंड का माहौल तो मिला ही। मैंने बताया ना, मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ और ज़्यादातर लड़कों में पढ़ी हूँ, जहाँ लड़कियाँ भी नहीं थी ऐसी जगह में पढ़ी। तो एक तो जो पुरुष वर्ग है जिससे हम लड़की को डराते हैं, उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं ये बताया गया और ना मैंने ये सुना किसी का कि मुझे लड़कों से अलग रहना चाहिए, पुरुषों से अलग रहना चाहिए। हम जब बहुत छुपते हैं ना, ये मैंने देखा है जीवन में कि लड़कियों को जब बहुत बचाओ ना, तब कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जब तुम उनको उसी तरह बात करने दो, एक नॉर्मल वे में बात करने दो, मनुष्य से मनुष्य को बात करने दो, मत उसमें लगाओ कि तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम, तो आराम से चलता है जीवन। तो मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाई की, मैं आपको बता रही, मुझे कहीं लड़कियों का स्कूल नहीं मिला, मुझे लड़कों का ही मिला हमेशा। और ऐसा भी मिला कि 200-300 लड़के हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, ऐसा भी मिला। तो ठीक है, वो फप्तियाँ भी कसते थे, वो मुझे चिढ़ाते भी थे, तो लेकिन ये नेचुरल है कि कोई लड़की आ जाए कहीं अकस्मात जहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती, तो लगेगा। तो वो पहले तो मुझे कुछ कुछ कहते थे, टीज करते थे, छेड़ते थे। फिर मैंने जब जवाब देना शुरू किया पीछे मुड़ के, तो फिर चुप हो गए। तो वो सोचते थे नहीं, सुन के चली जाएगी, शर्म आएगी, फिर नहीं ऐसे करे। वो मुझे आता नहीं था, शर्माना अरमाना नहीं आता था। मैंने जवाब दिया कि क्या कह रहे हो बताओ, मुझे सामने आके कहो ना, मेरे पीछे से क्या कर रहे हो। तो ये सब फिर चुप हो गए। फिर वो मेरे मित्र बन गए, वो मेरे दोस्त बन गए, और मैं आपको बताऊं वो आज तक भी मेरे दोस्त हैं। जब मैं झांसी जाती हूँ तो पता चलता है कि वो आ रही हैं, पुष्पा आ रही हैं, तो वो सब जुड़ जाते हैं झांसी में कि हमने सुनी थी कि तुम आ रही हो, सो हम आ गए। ये उनकी बात इतनी मीठी होती है, इतनी विश्वसनीय होती है कि मेरे दोस्त आज तक भी मुझे नहीं भूले हैं, मेरे लिए आते हैं। अब आप सोचेंगे एक औरत और एक वो पुरुष, हम दोस्त हैं। मैं कह रही हूँ कि हम दोस्त, और कौन सा नाता है, दोस्ती का ही नाता है। नहीं, दोस्ती दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा एक सवाल है आपसे कि गुड़िया के भीतर गुड़िया, जी, इस गुड़िया के भीतर कौन सी गुड़िया है जो आज भी कुलबुलाती है, आज भी अपने आप में शर्माती है, आज भी कुछ ऐसा कहती है, हाँ मैं गुड़िया हूं, और उस गुड़िया के भीतर की गुड़िया हूं जो आज एक बड़ी उम्र की मैच्योर है? अच्छा। असल में क्या है, हमारे यहाँ हमारे समाज में स्त्री को गुड़िया रूप में ही देखा गया है। वो लड़की होती है तो भी उसे बताया जाता है कि थोड़ा अलग रहो, लड़कों से अलग रहो। वो तो गुड़िया की तरह ही उसे रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो दुल्हन बन के दूसरी जगह चली जाती है, वो भी गुड़िया की तरह ही। वहीं हमारे यहाँ तो घूंघट भी होता है, तो उसमें गुड़िया ही की तरह रहती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अंदर तो झांको, इसके अंदर जो है उसे बाहर आने दो। देखो ये वो वाली गुड़िया नहीं है, इसके अंदर और बहुत सी चीजें हैं। तो गुड़िया भीतर गुड़िया यही था कि जिसको आप गुड़िया समझ रहे हैं उसके भीतर इतना सब कुछ है जो गुड़िया भीतर गुड़िया में मैंने लिखा है।
हाँ कुंतल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, जी। दोनों आपकी आत्माएं हैं, बहुत चर्चित हैं। लेकिन मैंने ये देखा उसे गहनता से पढ़ने के बाद, उन दोनों उपन्यास आत्मकथाओं में आपकी माँ का चरित्र जो है वो बहुत मजबूती से उभर के सामने आया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये क्या है? ये मेरी माँ का मजबूत चरित्र मेरे ख्याल में उन्हें प्रकृति से ही मिला था और फिर परिस्थितियों से मिला था। पर प्रकृति से तो इसलिए मिला था, जैसे एक लड़की को ट्रीट किया जाता है तो लड़की की तरह उन्हें ट्रीट किया गया, और वो जमाना अंग्रेजों का भी था, तो उनको जैसे एक तरह से बेचा गया, पैसे लेके उनकी शादी की गई। फिर दूसरा फेज आता है, उन्होंने उस घर को संभाला जहाँ शादी हुई थी। फिर हमारे पिता का देहांत हो गया, वो अकेली रह गई। मेरे बाबा भी थे जो अपाहिज थे, वो रह गए, उनके पास एक में बच्चा रह गई और वो रह गई। तो वो जो है कस्तूरी कुंडल बसे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर भी कुछ कुछ कस्तूरी है। और उन्होंने इतने क्या कहूँ मैं, इतनी बहादुरी से सब चीज़ों को संभाला। प्लस उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी कि मैं पढ़ूंगी, और अब मेरे बाबा से भी कहा कि दादाजी मैं पढ़ूंगी, उन्होंने भी कहा हाँ पढ़। तो 6 किलोमीटर मेरे गांव से स्कूल दूर था, रोज आती, सुबह शाम जाती मैं। उन्होंने पढ़ाई की, 10वीं पास की। फिर उन्होंने कहा मैं नौकरी करूंगी, तो हमारे जो बाबा थे, हम बाबा कहते थे दादाजी को, बाबा ने कहा हाँ करो, मना नहीं किया। तो उन्होंने नौकरी भी की, पहले ग्राम सेविका बनी, फिर ADOW बनी। तो ये उस औरत का उस गांव से निकलना था, या विद्या का कमाल था, शिक्षा का कमाल था। उन्होंने ये सीढ़ियाँ वो की, फिर उन्होंने मुझे भी पढ़ाया। गांव में कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, मेरे गांव में कोई लड़की हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पढ़ाया। मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं सच कह रही हूँ, पढ़ाई मुझे बड़ी खराब लगती थी। गांव में कोई लड़की तो पढ़ती नहीं थी, कोई गीतों में जा रही है, कोई नाच रही है, कोई कुछ कर रही है, और मैं यार मार मार के मुझे पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना कच्चे में। लेकिन मेरी माँ की लगन थी, मुझे पढ़ाया गया, और जब साधन नहीं थे तो दूसरों के घर रख के पढ़ाया। तो वो लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, वो किसी भी तरह से हो, देनी चाहिए शिक्षा। तो रोक लेते हैं ना, ये कहाँ जाएगी, अब ये यहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। रह जाती हैं लड़कियाँ, कहीं रख दो उन्हें तो रह भी जाती हैं, ऐसी बात थोड़ी है। डरते हैं हम, डरते हैं कि वहाँ जाने क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, लड़की में इतना होना चाहिए आत्मविश्वास, और इतना ताकत होनी चाहिए कि कुछ नहीं होगा। हमें भी ऐसी जाने कितनी स्थितियाँ मिली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होने दिया, ये मान लीजिए। तो ये था इसलिए पढ़ गए। और तो ये स्थितियों से डर के लड़की को नहीं पीछे खींचना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। मैं उपन्यास कथा साहित्य से हट करके, दो आपकी अच्छी और चर्चित किताबें हैं, कथेतर गद्य में आती हैं, चर्चा हमारा जी और फरिश्ते निकले। मैं बता दूं श्रोताओं को, दोनों किताबों में जो लड़कियां हैं सामान्य घर की, बहुत ही गरीब, किसकी शादी हो गई है बाल्यावस्था में ही, उनकी कहानियां मैडम ने बुनी है, हर एक से बातचीत करके, उनके बीच में रह करके। तो मैं इस बात पे आता हूं, वो किताबें हिंदुस्तान में यूनिक हैं, तो ये पढ़िएगा, चर्चा हमारा और फरिश्ते निकले। तो मैं कहना चाहता हूं, उन लड़कियों का दर्द, उनकी बातें जब आपने सुनी, लाइव देखा, तो आपने तो क्या उन सबकी आंखों में सपने दिखे या किसी की आंखों में हताशा भी दिखी? नहीं, लड़कियों की आंखों में हताशा नहीं होती, लेकिन घर वालों के डर से वो कुछ कुछ तो कर जाती हैं, कुछ कुछ और कुछ नहीं कर पाती। वो हमारे घर का, परिवार का, समाज का डर उनके अंदर इतना बिठा दिया जाता है, जो कि नहीं बिठाना चाहिए। आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, मेरे अंदर भी अगर बिठाया होता, मैं तो गांव की ही हूँ, तो मैं नहीं होती यहाँ पे। लेकिन मुझे वो डर नहीं दिखाया गया। तुम्हें लड़कों के साथ जाना है पढ़ने तो जाओ, तुम्हें वहाँ जरूरी है जाना तो जाओ। बल्कि मेरे हस्बैंड डरते थे शादी के बाद कि ये कहाँ से आ गई है, ये किसी से झिझक ही नहीं मानती। तो उन्हें, क्योंकि वो दूसरे माहौल में पले थे। हाँ?
तो मैंने तो जो मेरा स्वभाव था, जो मेरी माँ ने बनाया था वही रहा मेरा। मुझे किसी से झिझक नहीं लगी, और ना मैंने, मेरी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, ना मैंने उनमें वो वाली बात डाली कि तुम कभी झिझकना या कोई। मैंने एक बात कही, जो भी हो मुझे बताना, छुपा के मत रखना डर की वजह से। मैं ये मत सोचना कि क्या कहेगी माँ, मैं सुनना चाहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, और फिर उसका निदान करेंगे। क्योंकि बिल्कुल। लड़कियां डरती हैं, छुपा जाती हैं बहुत सी बातें, तो तो उनका चर्चा पहले। जी हमारा में लड़कियों ने बात की आपसे खुल करके, चर्चा हमारा में जी। निकले में? नहीं, अब चर्चा हमारा में मैंने क्या क्या लिखा है मैं भूल भी गई होंगी कि किताबें कई हैं कि उनमें मैंने क्या क्या लिख डाला, लेकिन जो मेरे सामने आया होगा वही मैंने लिखा है। जो मैं जिसकी प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ वो मैंने लिखा है। जैसे खाली काल्पनिक बना के मैं कभी नहीं लिखती, कल्पना से नहीं लिखती। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे मैत्रेय जी कि जब आप यथार्थवादी लेखन की बात करते हैं, क्योंकि जो भोगा हुआ यथार्थ, देखा हुआ यथार्थ और सुना हुआ यथार्थ, एक जी यथार्थवादी लेखन है और एक लेखक की कल्पनाशीलता से उपजा हुआ साहित्य है। जी। दोनों साहित्य में कहीं आप एक अंतर कहीं नजर आता है आपको? हाँ, आता है, हम्म, आता है। इसलिए मैं बताती हूँ, सबके पास वो यथार्थ नहीं होता भोगा हुआ। हम्म, भोगा हुआ यथार्थ सबके पास नहीं होता। बहुत जो बड़े बड़े लड़कियों की बात करूं, बड़े बड़े घरों की लड़कियां हैं, उनको तो सामना नहीं करना पड़ता ना। अगर वो लेखिका बनेंगी तो कल्पना से ही लिखेंगी ना, कैसे लिखेंगी? बिल्कुल। अनुभव तो है नहीं। लेकिन जो यथार्थ है वो अनुभव से ही आता है। हम कितनी कल्पना करेंगे, क्या कितनी सच्ची कल्पना करेंगे, कितनी झूठी करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास अनुभव हैं तो वो किसी तरह झूठ नहीं हो सकते। अगर आप बिल्कुल। ईमानदारी बरतें, ज्यादातर तो बेईमानी कर जाते हैं लोग, देखा है? हम्म, सच बात नहीं बताएंगे कि उसमें हम भी कितने इन्वॉल्व थे, दूसरे का ही बताएंगे वही इन्वॉल्व था। अरे हम किसी से प्रेम था तो हम भी तो इन्वॉल्व थे उसमें। यही बिल्कुल। थोड़ी कि बिल्कुल। वो जो लड़का है वही दोषी था। दोषी ना वो था ना हम थे, लेकिन प्रेम था तो दोनों की तरफ से था ना। दोनों बिल्कुल। की आंखों में रहा होगा तब तो प्रेम पनपा नहीं, कैसे पनपता? एक तरफा प्रेम तो हुआ नहीं करता है। अब मैं आना चाहूंगा हंस पर और राजेंद्र यादव जी पर। जी जी भी देख रहा था, महसूस कर रहा था, हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं कि ठेठ गांव से चली ये लड़की, और वहां राजेंद्र यादव और हंस जो विश्व साहित्य के पूरा घोंटने वाले, रूढ़ियों परंपराओं को तोड़ने वाले, तो मैत्री जी ने वो कौन सा बिंदु पॉइंट था कि वो हंस में आई, अन्य पत्रिकाओं में नहीं जाई? हंस में किस तरह से आना हुआ? असल में क्या था कि मैंने कुछ कहानी उनको भेजी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, जी। हंस के दफ्तर बुलाया जी। कि आप यहाँ आइए। मैं गई। उनके बारे में बहुत मैंने अफवाहें सुनी थी, वो सब बेकार होती हैं। ऐसा था नहीं कुछ। औरतों ने बहुत उड़ा रखी थी कि वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। वो कैसे ही नहीं थे। वो औरतों की भी कुछ नजरें खराब होती हैं, तभी कोई ऐसा वैसा होता है, तो नहीं तो ऐसे वैसे कुछ नहीं थी। खैर, उन्होंने मेरी कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी सबसे पहले, अच्छा। तो वो देखते थे कहानियां, क्योंकि उन्हें हंस के लिए चाहिए थी, तो वो लेखकों को देखते थे, निकालते थे। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया, जब मैं पहले मनु भंडारी से मिलनी थी, अच्छा। और वो मुझे चित्रा मुदगल ले गई थी कि अच्छा। चल तू कहानी लिखती है। मैं एक आध कहानी लिखी थी जब तक, तो चल उनसे मिलते हैं। मैं उनके घर जा रही, तो मैं उनके घर गई थी। तो फिर उन्होंने कहा, मनु दी ने, हम मनु दी कहते थे, कि तुमने कभी राजेंद्र से बात की है? मैंने कहा नहीं। तुमने हंस देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा राजेंद्र से बात करना, और हंस का ऑफिस है वहाँ दरियागंज में, वहाँ जाना। उन्होंने राय दी मुझे। तो जब तक वो अलग नहीं हुए थे दोनों, राजेंद्र जी और मनु जी एक ही साथ रहते थे। तो ठीक है, मैं गई राजेंद्र जी के यहाँ, और मैं नीचे सिर करके बैठी रही, मारे झिझक के।
तो उन्होंने कहा कि आप नीचा सिर करके क्यों बैठी हैं? मैत्रेयी पुष्पाया आपका नाम है? कि जी। तो ऊपर सिर करिए ना, ऐसे कैसे कहानी लिखेंगी आप? ऐसे सामना कैसे करेंगी किसी का? उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये कहा। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैं बहुत झिझक रही थी। खैर, तो उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी तो कहा कि तुम्हारे पास बहुत अनुभव है, बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन कुछ किताबें पढ़ो। तो मैंने किताबें पढ़ी और फिर मैंने कहानी लिखी। तो उनके यहाँ छपी पहली कहानी थी फैसला, कि गांव में एक स्त्री को, आप तो समझते होंगे, जब प्रधान बना देते हैं और फैसले उसे लेने नहीं देते, आदमी लोग ही लेते हैं, पुरुष लोग, तो फैसला वो कैसे लेती है। तो पहले कहानी उन्होंने करी फैसला। खैर, उस तरह की जब देखा उन्होंने कीजिएगा, कि मैं बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को, पहली कहानी राजपाल यादव जी ने हंस के लिए मैत्री से कम 15-20 बार सुधरवाई, साल भर तक ठीक करवाई। लड़कियां हैं पीछे खासकर कि एक बार लिख देती है, छप जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। नहीं अगले नहीं, सामने हाँ लेखक हाँ, को ठीक है। धैर्य रखना पड़ता है, बिल्कुल। नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मैंने कई कई बार लिखी कहानी और उन्हें बार बार लौटाई ना, तो मैं फिर लिखूं, तो फिर वो उन्हें कि यहाँ भावुकता आ गई, यहाँ ये आ गया, यहाँ वो आ गया, वो कहें फिर मैं लिखूं। तो कई कई बार मैंने लिखी कहानी, तब उनने छापा, मतलब मुझे बिल्कुल घिस डाला उनने मेरी कलम को। तब उन्होंने मुझे छापा और फिर खूब छापा, जितना लोगों को परेशानी होने लगी, अरे इन्हीं को छापते हैं ये। मैंने मेहनत भी तो की थी इतनी उनके कहने हाँ, से, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और उनने कई किताबें बताई मुझे पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ी। तो एक वो ऐसे आदमी थे, या मैं ये कहना चाहूंगी, एक ऐसे लेखक थे या संपादक थे जो लेखक बनाना जानते थे। अगर उनकी ट्रेनिंग कोई ईमानदारी से ले लेता तो निश्चित ही मैत्रेयी पुष्पा तो कम से कम हो ही जाता। वाह, तो क्या बात है। तो ये है, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ आपके सामने। और मैंने लिखा और उन्होंने जो जो किताबें मुझे बताई मैंने पढ़ी, खूब कई कई बार पढ़ी। तो भैया, ये था कहानी का किस्सा। हम्म। ये आपकी विनम्रता है, उनका गाइडेंस था, पर वो बीज, वो अनुभव आपके अंदर थे जो सामने आए। हाँ, निशा जी। नहीं नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि जो अनुभव थे मेरे, तो उन्होंने एक बात और कही कि मैत्रेयी, मैं कभी मैंने गांव नहीं देखा है, मैं पहली बार तुमसे ये सब चीजें सुन रहा हूँ, और तुम ये लिखो, वो लिखो लिखो कहते ही रहते थे। तो मैंने, उन्होंने कहा, मैंने लिख दिया है। गोमा हंसती है, एक कहानी लिख दी और खूब ही हंसे। उसमें जो पात्र था, वो जो है अपनी बीवी का इतना प्रशंसक था और कुछ गुलाम टाइप भी था, और सोचता था मेरी बीवी मेरे हाथ से ना निकल जाए, ऐसी कहानी थी। तो राजन जी खूब हंसे। तो उस पात्र का नाम किड्ढा था। तो मुझसे डॉक्टर नहीं कहते थे राजन जी, डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, किड्ढा कहाँ है? मैंने कहा वो अपने घर होगा राजन जी, अरे मुझे मिलवाओ उसे। तो जब पात्रों को वो इस तरह देखते थे तो उन्हें बहुत एक रुचि जागृत हुई गांव के पात्रों से। कह रहे थे मैंने कभी गांव नहीं देखा है, कहते थे मैं, तुम जो लिखती हो मैं इसमें गांव देखता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि कम से कम एक इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा संपादक ऐसे कह रहे। तो उन्होंने कहा, मैं लिखती गई लिखती गई। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आप ऑफिस में जाते थे और मुंह नीचे करके बैठ जाते थे, तो यहाँ से मैं एक शब्द लूंगी कि लिहाज एक शब्द होता है कि हम जो बच्चियां होती हैं वो बच्चों से किशोरी बनती हैं और किशोरी से युवती बनने का एक सफर तय करती हैं। तो लिहाज लिहाज में कई बार वो कुछ नहीं बोल पाती। जीवन में अगर कोई शोषण है या कुछ है तो लिहाज में वो नहीं बोल पाती हैं। आप क्या कहेंगी अगर ये लिहाज बिगड़ जाए या ये लिहाज हमेशा बना रहे, तो इसका संतुलन किस प्रकार बनना चाहिए आपके हिसाब से? लिहाज एक सीमा तक होता है। बिल्कुल। हाँ, अगर बात उसके बाहर जा रही है, उसके पार जा रही है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे लड़कियां हैं, लिहाज में छुपा जाती हैं बहुत सी बातें जो उनके अगेंस्ट पड़ती हैं। कई जो पुरुष हैं उनको किसी तरह छेड़ते हैं या कुछ भी है, या कुछ चिट्ठी लिखते हैं या कुछ करते हैं, तो वो चुप रह जाती हैं और उन्हें डर लगता है। घर वाले डरा के रखते हैं, परिवार वाले डरा के रखते हैं, समाज डरा के रखता है।
तो नहीं, कुछ बातें हमें कहनी ही होती हैं, लड़की हो चाहे स्त्री हो उसको कहनी ही होती हैं। तो मैं तो आपसे यहाँ बोलती हूँ, या इसमें किसी की इतनी हिम्मत हो तो वो करे। और चिट्ठियां भी मिलती हैं। एक जगह तो मैं अकेली लड़की थी, सारे लड़के ही थे, इंटर तक तो मैं वहीं पढ़ी हूँ। तो लड़के चिट्ठी भी डाल देते थे, और फिर मैं बीए में गई तो भी चिट्ठी पत्री डालते थे, हैं। तो मैं सारी चिट्ठियां शादी के बाद, मैं सारी चिट्ठियां अपने यहाँ ले आई ससुराल में, और मैंने सारी चिट्ठियां पति को दिखा दी कि कल को ये बाद में भेद खुले तो मैं अभी खोल दूं इनको, कि मैं ऐसे को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, लड़के मुझे चिट्ठी लिखते थे, ये रही चिट्ठियां। तो एक तो ये है ना, अपने में इतना साहस होना चाहिए, और साहस ही दूसरे को विश्वास दिलाता है। अगर मैं चिट्ठी रख रही तो ये तो नहीं कह सकते कि तू झूठ बोल रही है, मैं तो सामने रख रही। तो ये है ना, हम अपने हस्बैंड को या हमारे आसपास के लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं? सच बोल के, सच बोल के। मेरा तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सिद्धांत भी यही है कि सच बोलना चाहिए। सच कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। उस वक्त ठीक है, कोई आदमी गुस्सा हो लेगा, लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। और सच जब हम सामने रखते हैं तो डर भी नहीं होता है। जब झूठ बोलते हैं, जब कितने डर लगते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। तो ये है, तो मेरा सिद्धांत हमेशा यही रहा कि मैं सच ही बोलूंगी। हो सकता है कि ये पसंद ना आए, लेकिन रहेगा तो यही, फिर बात खुले उससे अच्छा अभी खोल दो। तो बिल्कुल, ये ये था, होना चाहिए। हाँ ये था कि हमारे जीवन में सच होना चाहिए। औरतों की मजबूरी है कि वो छिपा जाती हैं चीजों को। मजबूरी ये है कि सच आदमी सुनना नहीं चाहता। तो मैं पुरुषों से भी ये कहना चाहती हूँ कि उनको सच बर्दाश्त करने की ताकत उनमें होनी चाहिए, क्योंकि लड़की का जीवन, स्त्री का जीवन बहुत ही उलझा हुआ होता है। हमारा समाज ही ऐसा उनके साथ व्यवहार करता है कि उनका जीवन इतना एक रास्ते पे चला हुआ नहीं हो सकता। कहीं भी उन्हें छेड़ा जाएगा, कहीं भी उनसे कुछ कहा जाएगा, कहीं कहाँ कहाँ आपको कितना, कहाँ कहाँ की आपको विश्वास दिलाएं, कहाँ कहाँ की आपको गवाही दिलाएं। तो औरत का जीवन जो है बहुत उससे भरा हुआ होता है। आप कितना ही संदेह उस पर कर सकते हैं। तो मुझे तो यही कहना होता है, इसीलिए मैंने ये लिखा भी कि संदेह के घेरों में कितनी आ जाती हैं। मैम, जैसे कि आपका लेखन पूरा भारत जानता है कि 5वें दशक में आपकी आयु थी जब आपने प्रारंभ किया था। जी, तो क्या कारण रहे जिसने साहित्य और लेखन के प्रति आपको प्रेरणा दी आपके प्रारंभिक दौर में? और सबसे ज़्यादा प्रभाव किस व्यक्तित्व का आपके जीवन पर रहा? मुझे शुरू में तो फणीश्वरनाथ रेणु का पड़ा मेरे ऊपर बहुत प्रभाव। उनकी कहानियां पढ़ी, उनके उपन्यास पढ़े, आज भी मुझे वही प्रिय हैं बहुत ज्यादा। और चूंकि मैं गांव से आई थी, रेणु की सारी कहानियां गांव की हैं, हैं अपन। तो मेरे लिए तो वही शिक्षक थे रेणु जी। उन्हीं का देख के मैंने राजेंद्र यादव का देख के कुछ नहीं लिखा। क्यों, मैं कहती थी राजेंद्र जी आपका जो लिखा है मेरी समझ नहीं आता, क्या क्या है वो कहानी आपकी, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो वो कहते थे अरे तुम्हें हमारी कहानी नहीं लगती? मैंने कहा नहीं लगती। रेणु जी से मैं बहुत प्रभावित थी। उनकी कहानियां सारी पढ़ी, उनके उपन्यास सारे पढ़े। वो जो है मेला आंचल तो रट लिया जैसे मैंने, है। तो ऐसे करके तभी मैंने लिख पाई। मैं नहीं तो लिखना पढ़ना बहुत जरूरी होता है लिखने के लिए। अच्छा, मैम, आपके साथ में आपकी बहुत सारी समकालीन लेखिकाएं भी हैं। कुछ को आपसे बहुत प्रेम रहा होगा और कुछ को बहुत ईर्ष्या भाव रहा होगा। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मैंने जितना भी देखा है, लिखित और मौखिक, प्रेम तो किसी को नहीं रहा मुझसे। सबको थोड़ा सा खिंचाव ही रहा है। मैंने कोई इतनी नजदीक नहीं देखी है, खास तौर से स्त्रियों में। हाँ, पुरुषों में मेरे से इतना दुर्भावना भरा व्यवहार नहीं हुआ है। एक आध ने किया है, कोई एक आध ने किया है, लेकिन ज्यादातर ने नहीं किया। वही है ना, नारी न मोह नारी के रूपा।
वही रहा है मेरे साथ, वही रहा है। हाँ। लेकिन उस खिंचाव में भी कहीं ना कहीं कोई प्रेम था, ये बात हमें स्वीकार करनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो प्रेम ना होता तो खिंचाव क्यों होता, खिंचाव भी नहीं है होता, ना। बिल्कुल। गौर तो किया ही होगा मेरे लेखन हाँ, पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। मैम, अधिकांश भारत का जो लेखन है वो पुरुष वादी जो सोच है उसी को दर्शाता है। यहाँ तक कि पुरुष भी अपने ही लेखन में इसमें आगे बढ़ते हैं और स्त्रियां भी पुरुष सत्तात्मक जो विचार हैं उनको ही पुष्ट करती हुई नजर आती हैं। पुराने समय में जो आप जैसे लेखक रहे जिन्होंने बहुत सुंदर लेखकों को, स्त्रियों को आगे बढ़ाया, आजकल के लेखक क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? ऐसी हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्त्रियों के बारे में ज्यादा लिखें, अच्छा लिखें, कुछ नया दर्शाएं? आजकल का तो स्त्रियों के बारे में तो वो क्या लिखेंगे, अपनी अपनी इतनी पड़ी हुई है लोगों को कि स्वार्थी लेखन हो गया है। हाँ हाँ, वो नहीं है, किसी और का नहीं सोचते वो। हमेशा गिराने की बात रहेंगी। मैं देखती हूँ, पूरा देखती हूँ। दोस्त हो जाएंगे तो भी ईर्ष्या होगी, दुश्मन हो जाएंगे तो होगी ही होगी। ऐसा है, कुछ व्यक्तिवादी हो गए हैं। स्वार्थी, स्वार्थ आ गया है, ये है। मैम, साहित्य में जो कथा विधा है और बहुत सारे प्रणय के दृश्य भी दिखाए जाते हैं जो अपने आप में भौंडापन को लपेटे रहते हैं। इस तरह के दृश्य आजकल के जो लेखिकाएं हैं वो लिखती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखो, उसी दृश्य को गरिमा से भी लिखा जा सकता है, अच्छी तरह भी लिखा जा सकता है उसी दृश्य को। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जब आपके पास शब्द नहीं है वो जो, और आपको, हाँ, आपको उसे लिखने की अंदर से कोई योग्यता नहीं है, तब कैसे लिखेंगे आप? ज्यों की तो लिखेंगे तो भौड़े तो हो ही जाएंगे। उनको भी एक गरिमा देनी पड़ती है, चाहे कोई कैसा ही संबंध हो। जी। मैम, ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनके बिना आपको अपने जीवन में रिक्तता लगती है, जिन्होंने बचपन से आज तक आपके जीवन के साहित्य रूपी माला में कोई ना कोई मोती पिरोई ही है? तो अगर वो ना हो तो क्या रिक्तता लगती है? कौन है ऐसा रिक्त स्थान जो भर सके? कई हैं, कई हैं ऐसे। रेणु का नाम तो मैंने लिया ही, जी जी। महादेवी वर्मा भी ऐसी है। बिल्कुल। प्रेमचंद का तो नाम सभी लेते हैं। हाँ। सुभद्रा कुमारी चौहान भी ऐसी हैं, अगर उनको देखा जाए तो है। हम पुराना कह के उधर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कई लेखक हैं, बहुत हैं, आप भी जानती होंगी, मैं भी जानती हूँ, जो हमें प्रेरणा देते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था जी। कि अपने श्रोताओं से, ऑडियंस से, देश विदेश की, कि कुछ करीब 1.5 दशक पहले तत्कालीन एक पत्रिका थी, मैं नाम नहीं लूंगा, और एक विश्वविद्यालय कुलपति थे। आप महाशयों ने महिला लेखकों को चिनाल के आप नाम नहीं लीजिए तो भी हम जानते हैं। बच्चा, और पूरे अखबार में खबरें आई, लेकिन आपको जान के दुख होगा और अफसोस होगा, लेखिकाओं का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में था कि कोई बात नहीं, कह दिया तो। हाँ हाँ, अकेली मैत्री जी थी जिन्होंने लेखिका को साधा और अपनी विचारधारा की चंद लेखिका को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया, और तत्कालीन शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल से मुलाकात करने गए और उस कुलपति को इस्तीफा देना पड़ा, सबके सामने क्षमा याचना मांगनी पड़ी, और उस आंदोलन का नेतृत्व मैत्री जी ने किया था। ये बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है, साहस की। आपको याद है, ये तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको वो घटना याद है जिससे हम गुजरे थे। नहीं, ऐसी घटनाएं ही बताती हैं कि किस तरह से एक स्त्री के अंदर जो आत्मबल है वो कितना प्रबल होता है, और यदि वो उस आत्मबल को पहचान कर सबल होने का अपना प्रमाण उसी माध्यम से दे, तो ये जो बता रहे हैं कि इस तरह के विरोध, या जो अभी निशा जी ने कहा कि किस तरह से वो एक अपनी बात को दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, ये कभी हो ही नहीं पाएंगी। जी जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लेखक को समाज से हटता नहीं है,
लेखक समाज की धुरी होता है, समाज के सुख दुख में बराबर का भागीदार होता है कि हम तो साहब ऊंचाई पे बैठ के लिख रहे हैं, समाज से हमारा क्या वास्ता। वो झूठा साहित्य है, फेक साहित्य है, बिल्कुल वास्तविक बिल्कुल साहित्य। और जी मैं यहाँ कहूंगा मैत्री जी से कि वो अपनी तरफ से भी कुछ कहे कि जो रूढ़ियां या कोई परंपरा स्त्रियां लड़कियां हमारी छोड़नी चाहिए, कुछ नया नवाचार करना चाहिए, वो क्या आप राय देंगी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पुराने रिवाजों में कुछ सही हैं, ज्यादातर गलत हैं। रूढ़ियां जिन्हें हम कहते हैं उनको हम निभाए जा रहे हैं और रिवाज बनाए जा रहे हैं, हालांकि वो रिवाज नहीं है, वो रूढ़ियां हैं। तो इतना आत्मविश्वास लड़कियों को में अपने अंदर होना चाहिए कि हम इन चीजों को गलत साबित करें और इन चीजों को अपनाना बंद करें। सबसे पहले तो यही साहस होना चाहिए, खुद अपनाना बंद कर लो। नहीं करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी रही हूँ, वहां मुझे बुलाया था। जो आप नाम ले रहे हैं विभूति नारायण राय, उनके छोटे भाई हैं विकास नारायण राय, वो करनाल में थे, वहाँ पुलिस सेंटर में। तो पुलिस वाली लड़कियां भी, मैं कहती थी तुम्हें किसका डर है? तो कहती है कि हम जो गांव जाते हैं, परिवार में जाते हैं, हमें उन्हीं का डर है, उन्हीं का डर है। और हमसे शादी करने को तैयार नहीं होते लोग। कहते हैं तू तो वहां पे चौराहे पे खड़े होके इधर उधर गाड़ियों को करती है ना, किसी किसी की ड्यूटी तो वहां लग जाती है, जहाँ चौराहे पे इधर से बिल्कुल इधर रास्ता बताओ, इधर से इधर रास्ता, तो तेरे से हम शादी कैसे करें? तो इतनी जो जो पुरुषों को बदलना है, स्त्रियों से ज्यादा तो पुरुषों को बदलना है, मैं कह रही हूँ ये बात। उनको वो अपनी पुरानी सोच लिए बैठे हैं। वो नई सोच बताते तो हैं, व्यवहार में नहीं लाते। व्यवहार में कहाँ लाते हैं? दोहरा व्यवहार पुरुष का हमेशा से हाँ रहा हाँ है और ये हाँ बात बिल्कुल सच है। हाँ। तो ये है, वो बात तो करते हैं बड़ी प्रगतिशीलता की, लेकिन उन्हीं के घर में देखो वो कैसे स्त्रियों से कैसे पेश आते हैं। मैंने देखा है, यहाँ बड़े बड़े लेखकों को भी देखा है कि जो जिस चीज का बड़ा विरोध कर रहे हैं और बड़े आंदोलन भी कर रहे हैं और किताबों में भी लिख रहे हैं, लेकिन घर में पत्नी के लिए, बेटी के लिए तो दूसरी बातें हैं। तो ये है ना, तो मैं कह रही हूँ ना कि पुरुष को भी बदलना है। स्त्रियां तो बिल्कुल जो बदल रही हैं तो बदल भी गई हैं काफी, लेकिन पुरुष हमारे अभी नहीं बदले हैं। उनके मन में अभी वही पुरानी रीति रिवाज रूढ़ियां बैठी हैं, जो वो अगर स्त्री उन्हें निभाती है तो वो बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि देखो मर्यादा निभा रही है। मर्यादा नहीं, वो रूढ़ियां ही हैं। तो मैं ये एक है सवाल ना, मैं समाज तो पूछूंगा। समाज तो तभी बदलेगा ना, दोनों से बदलेगा। पूछती हूँ सबसे पहले तो ये मैम कि आपकी नई किताब कौन सी आ रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं या उसको प्रारंभ कर चुकी हैं आप? यही सबसे खराब क्वेश्चन है। ये टेंशन वाला क्वेश्चन है ना। अभी अभी मैं नहीं, मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी। नंबर 2, मेरे पति की मृत्यु अभी हुई है 2 महीने पहले, तो कोई बात मैं नहीं। उस शौक से नहीं अभी उभरी हूँ। मैं पहली बार आप लोगों के सामने आई हूँ यहाँ पे आज, है ना। मैम आपका तो बहुत धन्यवाद, वेरी हाँ सॉरी। ये तो हाँ, अफसोसजनक है। अभी मैं कुछ लिख पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो जी अभी तो मैंने स्थगित ही कर रखा है। अभी उनकी यादों में इतनी ज्यादा शोकाकुल रहती हूँ कि बात बात पे रोना आ जाता है। 85 साल का प्रेम साथ बिल्कुल कैसे भूल जाए आदमी? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दुख यही होता है। तो डॉक्टर बहुत सारा कोट किया हुआ। तो ये है। तो लेकिन उबर जाऊंगी, उबरना चाहिए भी, कहाँ तक हम बिल्कुल रहेंगे, तो तब मैं लिखूंगी किताब। अभी तो नहीं है। मैम, बस इंतजार रहेगा। मैम, अच्छा, देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? जैसे मेरा तो एक सौभाग्य रहा, पता नहीं औरों का होता है कि नहीं, तो जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं नहीं, आपसे? वो ऐसे ही जुड़ेंगे जैसे आप जुड़ी हैं। कैसे जुड़ेंगे? यही एक साधन है जो जी हमें जी बिल्कुल लेखकों को जोड़ता है, यही हाँ साधन है। और ये बड़ा अच्छा साधन है जो जी। कुछ सालों से चला है। तो बिल्कुल। और इसी इसी साधन की वजह से हम आपसे आज जुड़ पाए हैं। लोग जो हमारे जो दर्शक हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब आपको देख भी पाएंगे, आपकी बात को सुन पाएंगे। ये एक
तकनीकी योगदान हम कह सकते हैं, साहित्य के लिए वरदान भी है तकनीक का। हाँ जी मैं आपका 1 मिनट लेते हुए बस एक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो छोटे-छोटे से हैं, आपके मन को थोड़ा-सा जानने के लिए कि आपका सबसे पसंदीदा रंग नहीं, क्या बोले? आपका सबसे पसंदीदा रंग, आपका प्रिय रंग? रंग पीला। ओह! मेरा भी। और अच्छा फूल? है। और फूल? फूल तो कुछ नहीं, हमारे गांव में तो सरसों के फूल खिलते थे, वही अच्छे लगते थे। अच्छा, आपकी पसंदीदा किताब मैम? किताब तो मेला आंचल है रेणु का। आपका पसंदीदा लेखक? लेखक जी। भी वही है। अगर किसी हीरो का नाम लेना हो तो नायक कोई हीरो? पिक्चर का, सिनेमा का नायक हाँ। है। हाँ जी, हाँ जी। सिनेमा का नायक तो राजेंद्र कुमार है। जुबली और कुमार। नायिका? हीरोइन? हीरोइन तो कोई नहीं है ऐसी, नहीं। अच्छा, हाँ, और नहीं, हम औरत हैं तो हीरो ही पसंद करेंगे ना। सही बात। हाँ। और पसंदीदा त्योहार? त्योहार पसंदीदा तो ऐसा कुछ नहीं है। होली? होली दिवाली मना लेते हैं सब, लेकिन जी, जी। और परिधान? हम्म, मैंने आपकी साड़ी में सुंदर-सुंदर पिक्चर्स देखी हैं वैसे अच्छा। यूट्यूब और गूगल पे, तो आपका पसंदीदा परिधान साड़ी है क्या? हाँ, मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ, कभी कोई और ड्रेस नहीं पहनी मैंने। शादी के बाद पसंदीदा जी। बस साड़ी ही चलिए, पहनी। ये हम बहुत एक अच्छी हम आपसे बातचीत हमारी रही है, और हमें अफसोस रहेगा कि समय की सीमाएं जो है हमारी, क्योंकि ये संदीप जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं चाहूंगा संक्षेप में बताएं मैथिली जी, नामवर सिंह जी से जब मुलाकात घनघोर हुई, जी, नामवर सिंह जी आपके लेखन पर क्या टिप्पणी दी? वो नाराज रहते थे, है ना, और वो मेरा विरोध नहीं करते थे, मुझे लेके राजेंद्र यादव का विरोध करते थे। कि देखो राजेंद्र को, मैत्रेयी को चढ़ाए हुए है ऊपर। तो वो ऐसे करते थे, तो हमें लगता था कि हमसे नाराज रहते हैं वो, लेकिन वो आपस की उनकी ही थी, नोक झोंक उनकी होती थी, हम उसमें कहीं भी नहीं थे। लेकिन एक बार तो उन्होंने तारीफ की थी, जो मुझे ताज्जुब लगा कि तारीफ कैसे कर रहे हैं, कि मैत्रेयी ने लिखा है, बहुत लिखा है, अच्छा लिखा है, ये है। बाकी तो नामवर जी से हम कोई उम्मीद भी नहीं करते थे। चलिए, आपने जो इतनी सारी हमसे बातें आपसे शेयर की हैं, और एक ये जो साहित्य को लेकर के और जिस तरह साहित्य सर्जना को लेकर के आपने एक बिगुल बजाया, और वो आज एक बहुत बड़ा परचम जो फहरा रहे हैं पूरी दुनिया में, देश की बात नहीं करेंगे, वो बहुत सारे लोगों के लिए अनुकरणीय है, और बहुत सारे लोगों को एक ये कहता है, और आपकी तरफ से मैं यही कहूंगा कि तुम भी छेड़ो अपने वीणा के तारों के मन, वीणा पर कोई सरगम कह डालो, बन ना पाओ हरिदास तो क्या रविशंकर बैजू या तानसेन बन जाओगे। तो आपकी जो जीवन प्रेरणा है कहीं ना कहीं सभी स्त्रियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए यही है। और इसी के साथ हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमारे लिए समय दिया। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से देखते रहिए लिटकेन यूट्यूब चैनल हमारा जो है लिटकेन 2020, और हमें उम्मीद है हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं और खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल, अपनी बात, अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। हमें उन टिप्पणियों से एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हम किस तरह से इस चैनल को और आगे बढ़ाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमें उम्मीद है आप अपनी जो टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, पसंद भी कीजिए।